अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 17 कैफ 6 का स्टार्ट हो गया है। भाई उनको आवाज़ आ रही है? आई नो उनको आवाज़ आ रही, नहीं जा रही? श्योर? सर सलमान आपकी क्लास में मेरी आवाज़ तो नहीं आ रही? सर सलमान का सर नज़र आ रहा है लेकिन उम्मीद है नहीं आ रही। ज़रा इनको बताओ ना, सामने वाली क्लास है, ज़रा सुन के आ जाया करें, ऐसी दरवाज़ा खोल के ना ज़रा थोड़ा सा सुन के वापस आ जाए। अच्छा जी, कल कोई होमवर्क तो नहीं दिया था? ज़रा जल्दी से रिवीजन कर ले थोड़ी सी, सिर्फ फॉर्मूलाज की। लेसी की बात करें तो लेसी की बात, इफ़ ओनरशिप विल ट्रांसफ़र वाला केस है तो ऐसे क्यों लिखा जा रहा है? अच्छा, बहुत नेड़े कर दिया था। हाँ जी, ओके जी। लेसी का सवाल अगर हो, इफ़ ओनरशिप विल ट्रांसफ़र, तो दो बातें मुझे बतानी है। पहली डेप्रिसिएशन की, दूसरी लीज पेमेंट का फार्मूला। तो डेप्रिसिएशन के बारे में क्या हुक्म है आप लोगों का? ओनरशिप ने अगर ट्रांसफ़र हो जाना है लेसी, विल ट्रांसफ़र का मतलब टू लेसी है, ठीक है ना? अगर ओनरशिप विल ट्रांसफ़र है तो यूजफुल लाइफ पे डेप्रिसिएट करेंगे। और लीज पेमेंट का फार्मूला होगा डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन। लेकिन परचेज ऑप्शन के बारे में क्या है? एडेड ओनली इफ रीजनेबली सर्टन दैट ही विल एक्सरसाइज। ठीक है जी। और अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र, इफ ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र वाला केस है तो फिर डेप्रिसिएशन का पहले बताओ असूल क्या है? शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म। समझ आ रही हैं ये बातें? और लीज पेमेंट का फॉर्मूला बनेगा डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस जीआरवी। जी करा जीआरवी। और जीआरवी में लेसी क्या करता है? सिर्फ उतनी अमाउंट ऐड करता है जो एक्सपेक्टेड टू बी पेड। शॉर्ट लिख रहा हूं, बाय लेसी, क्योंकि मुकम्मल वाला फॉर्मूला आपको वहां लिखवाया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब लेसी का सवाल होगा। अच्छा, और इसमें क्या आ सकता है? आईडीसी इंस्टॉलेशन या पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग। वर्किंग वन में आता है ना लीज पेमेंट, पीवी ऑफ एलपी में आता है, मैसेज कैजुअल में आता है, फिर कहाँ? नहीं, यूँ बोला करो, बारों बार जर्नल एंट्रीज में जाता है, ताकि वो जर्नल एंट्री आप याद करें। फिर राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट कर देंगे अगर इंस्टॉलेशन है या आईडीसी है। और अगर डिसमेंटलिंग की प्रेजेंट वैल्यू है तो वो तो पे नहीं करते ना, उसकी तो लाइबिलिटी बुक करते हैं, तो राइट ऑफ यूज डेबिट पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। अच्छा मतलब लाइबिलिटी क्रेडिट। और टर्मिनेशन पेनल्टी आ सकती है। अगर रीजनेबली सर्टन हो कि वो टर्मिनेट करेगा तो हम फिर लीज को भी वहाँ रोकते थे और लीज टर्म के एंड पे हम इसको प्लॉट भी कर देते थे टर्मिनेशन पेनल्टी को। और क्या था पढ़ा? लीज इंसेंटिव था। इंसेंटिव का क्या ट्रीटमेंट पढ़ा था हमने? फर्स्ट पेमेंट में से नेट कर दें। और हमने इंटरेस्ट रेट की डिस्कशन भी की थी। इंटरेस्ट रेट लेसर इम्प्लिसिट रेट निकालता भी वही है और वो तो फिर वही यूज करेगा। लेसी भी लेसर वाला इम्प्लिसिट रेट यूज करता है अगर उसको पता हो, और अगर ना पता हो तो अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। मेरे ख्याल में इसके अलावा तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था, ऐसे ही है ना? तो यूं रिवीजन। अच्छा, फिर एक थोड़ी सी और रिवीजन, ये रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, मैं समरी ओपन नहीं कर रहा, आपकी किताब में समरी मौजूद है, ये सारी बातें लिखी होंगी वहाँ पे जो आप बोलने लगा हूँ। लेसी का सवाल, नॉर्मल लीज वर्किंग वन में क्या आएगा? लीज पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। लीज पेमेंट का फॉर्मूला आपके सामने दोनों केसेस का। ठीक है। फिर वर्किंग टू क्या होगी? लीज अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल, और वो स्टार्ट कहाँ से होगा? पीवी ऑफ एलपी से। अच्छा, जर्नल एंट्रीज में क्या था? पहली एंट्री राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, और उसके बाद फिर अगली कहानी। अच्छा, आईडीसी इंस्टॉलेशन पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग की एंट्री राइट ऑफ यूज डेबिट कैश या पेएबल क्रेडिट। ठीक है, अगर पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग है तो। और फिर अगली किस्तों की आपको एंट्री आती है, और डेप्रिसिएशन की डिस्कशन भी हमने कर दी। लेसी का सवाल, नॉर्मल लीज पीएनएल में क्या आएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस लीज लायबिलिटी का और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस राइट ऑफ यूज का। बैलेंस शीट में क्या आएगा? राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू, लीज लायबिलिटी करंट नॉन करंट में। और अगर एडवांस का सवाल है या ईयर एंड डिफरेंट है, लीज के ईयर एंड से हमारा ईयर एंड डिफरेंट है, तो फिर इंटरेस्ट पेएबल भी आएगा।
और आखिरी चीज, नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कितने नोट्स बनते हैं लेसी के सवाल में? 2। पहला राइट ऑफ यूज जस्ट लाइक IS 16। दूसरा लीज का नोट, लीज के नोट में जनरल डिस्क्रिप्शन और मेच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। लेसी इज ओवर, नॉर्मल लीज कुछ और नहीं है अभी तक, जो पढ़ा है यही था, ठीक है। ऐसे रिवीजन करनी है आपने, ओके। उसके बाद हमने शुरू किया था लेसर, और लेसर की मैंने आपको करवाई है फाइनेंस लीज। अब वो दूसरी कौन सी होती है, टेस्ट की तरफ शायद आज चला जाऊं, लेकिन अभी ऑपरेटिंग लीज मेरा दिल नहीं आज कराऊं, कल करेंगे। आज हम फाइनेंस लीज को ही मजीद करेंगे। अच्छा सवाल UGRV समेत वाला, जितना कल किया वो आज दोबारा करेंगे, लेकिन जितना पढ़ा है उसको ज़रा रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले लेसर की फाइनेंस लीज अगर हो तो फिर पहली एंट्री क्या होगी? लेसर है ना, लेसर तो एसेट खरीद के लाने की एंट्री, वो ठीक है डेट होती है तो करते हैं, लेकिन पहले एंट्रीज पूरी बोलो तो सही ना। एसेट खरीद के लाने की एंट्री, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, ये एसेट यानी PPE में डेबिट कर देगा, किससे? अच्छा वैसे PPE तो यूज के लिए होता है असल में, तो चलो खैर चलो फिलहाल ऐसे ही है। PPE डेबिट कैश क्रेडिट, और किससे रिकॉर्ड करेगा? फेयर वैल्यू यानी कॉस्ट। फिर जब लीज पे देगा तो सब सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाते हैं इस लीज में, लेसर की फाइनेंस लीज में। तो एसेट अपनी किताबों से निकाल देगा और लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड करेगा। क्या एंट्री थी? लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट। एंट्री बोले सारे बोले, बोलने वाले पास होते हैं। फिर तुम कुछ नकल कर रहे हो, तो मैं मोबाइल पे क्या देख रहे हो? अच्छा मैसेज देख रहे हो, चलो देखो तो हम पढ़ते हैं, तुम मैसेज देख लो। अच्छा जी, लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट। उसके बाद डाउन पेमेंट है, या चलो डाउन पेमेंट छोड़ो, रेंटल पे किया एरियर में, कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। एंट्रीज ये हो गई। लेसर का सवाल है, वर्किंग वन में क्या आता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लेसर, अगर ओनरशिप विल ट्रांसफर है तो, इफ ओनरशिप विल ट्रांसफर वाला केस है तो फिर चलो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है बेसिकली लीज पेमेंट का ही फॉर्मूला, यानी यूं कह दें डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस परचेज ऑप्शन, और परचेज ऑप्शन की प्राइस जो है वो सेम वही, इफ रीजनेबली सर्टन, तो ये सेम है बिल्कुल ऐसे ही था। इफ रीजनेबली सर्टन दैट, जाहिर है दैट लेसी विल एक्सरसाइज, ये भी वही करेगा। लेसी ने एक्सरसाइज करना है तो ये भी ऐड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। और अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर हो, इफ ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस हो, तो फिर जी बोले वेरी गुड, डाउन पेमेंट ना बोलो, जिन्होंने पहले बोला ना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है लीज पेमेंट्स प्लस UGRV, ऐसे करके मैंने लाल से अलग लिखा था, ये ऐसे ही अलग करके चलना है, ठीक है। अब लीज पेमेंट में फिर आपको पता है डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस GRV, और ये GRV लेगा एग्रीमेंट वाली, बेटा और कुछ नहीं है स्टैंडर्ड में, यही बातें बस बच्चों को याद नहीं होती। तो डाउन ये क्या लेगा जी? एग्रीमेंट वाली, एग्रीमेंट वाली GRV लेगा, ठीक है जी। और UGRV, ठीक है जी, इसी तरह से आ जाएगी। फिर उसके बाद आगे प्रेजेंट वैल्यू भी इनकी हम अलग अलग कर लेते थे। तो बेसिकली ये फॉर्मूला है। अब वर्किंग वन में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आती है और वर्किंग टू में नेट इन्वेस्टमेंट आती है। इम्प्लिसिट रेट ये यूज़ करता है। लीज अमाउंट कैजुअल लेसर स्टार्ट करता है फाइनेंस लीज में नेट इन्वेस्टमेंट से। PNL के अंदर इंटरेस्ट इनकम आती है। बैलेंस शीट में लीज रिसीवेबल करंट नॉन करंट में तोड़ के, और अगर एडवांस का सवाल हुआ या आपकी लीज का ईयर फाइनेंशियल ईयर से डिफरेंट हुआ तो इंटरेस्ट रिसीवेबल भी करंट एसेट्स में आएगा। समझ आ रही है? नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितने नोट्स बनते हैं इसके? एक ही बनता है फाइनेंस लीज का। उसमें क्या क्या आता है? जनरल डिस्क्रिप्शन, मैच्योरिटी एनालिसिस जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज आते हैं, ये सेम चलता है वहाँ लेसी जैसा। और फिर रिकंसिलिएशन, कौन सी चीज़ों की रिकंसिलिएशन होती है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट की। और इनमें फ़र्क होता किस चीज़ का है? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का। लो ये आया IFRS 16। हाँ है कुछ चीज़ें छोटी मोटी अब और,
वो भी करते जाएंगे, साथ साथ इसको और पक्का करते जाएंगे। मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक पूरा शायद इस पे लगे, उसके बाद हम कुछ नया करने के काबिल ज़रूर हो जाए। ठीक है, अच्छा जी। अब ये सारी बातों के बाद तमाम गवाहों और बयानात को मद्देनज़र रखते हुए पेज नंबर 59 पे तशरीफ़ ले आएँ। मैं कहीं भी नहीं गया, किताब के अंदर ये सारी चीज़ें समरीज वगैरह लिखी हुई हैं, फिर किसी वक्त दिखा दूँगा। तो पेज 58 पे बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 का 3 है। अब इस क्वेश्चन को नहीं लिखा हुआ ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, थोड़ा सा नहीं लिखा हुआ किस तरह से करना है, तो मैं बता रहा हूँ ये लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल करना है। ठीक है, अब इससे पहले किसी का कोई कल तक के वाले में सवाल है तो जी। नहीं बेटा देखो, लेसर इम्प्लिसिट रेट यूज़ करता है, लेसी को वो पता हो तो लेसी भी वही यूज़ करता है। ठीक है, और फिर अच्छा अगर नहीं पता हो तो फिर अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज़ करता है। पहली बात तो यह है कि आपने इन दोनों को अलग रखना है, इनको एट अ टाइम नहीं सोचना। मैं मज़े की बात एक बता दूं, इस सवाल से सवाल निकल आया है। अभी तो आपने एक एक लीज़ पढ़ी है ना दोनों की, अभी लेसी की भी 2 तरह की लीजेज हैं, लेसर की भी 2 तरह की हैं। तो ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि एक तरफ लेसी है, राइट ऑफ यूज़ को डेप्शिट कर रहा होगा, दूसरी तरफ लेसर ने किताबों से एसेट निकाला नहीं होगा, अभी तो पढ़ा नहीं है, तो वो अपने पीपी को डेप्शिट कर रहा होगा। आप कहोगे ये क्या हो रहा है? अच्छा फिर ये तो चलो फिर समझ आती है, एक बच्चा कह रहा होगा जी वो राइट ऑफ यूज़ को डेप्शिट कर रहा है, वो अपने पीपी को कर रहा है, वो भी समझ आ जाएगी जब सिचुएशन आएगी। एक मजे की और सिचुएशन बताता हूँ। लेसी की एक सिचुएशन है जिसमें रिकग्निशन एग्जेम्पशन दे देता है स्टैंडर्ड के, रिकॉर्ड ही ना करो एसेट, तो उस वजह से लेसी उस लीज में है, उस एसेट को रिकॉर्ड नहीं करेगा और लेसर अपनी किताबों से निकाल देगा। आप कहोगे एसेट किधर गया? हवा में होगा। इसका मतलब हर एक को अलग अलग सोचना है। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, इनको इकट्ठा आपने नहीं सोचना। ये तो इत्तेफाक की बात थी कि ये दोनों लीजेज एक जैसी हैं कि एक ने जो किया उसी को उलट दूसरा कर रहा है, पर ये पूरी कहानी थोड़ा ही है लीज की। अब अगली बात आती है, आपका जहन में सवाल आया कि लेसर ने इम्प्लिसिट रेट से अकाउंटिंग की है, लेसी ने इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट से। ठीक है ना, तो पे क्या होगा? तो बेटा पेमेंट तो ये वाला इंटरेस्ट हो ही नहीं रही होती, पेमेंट तो इंस्टॉलमेंट की हो रही होती है। तो उनकी एक्सपेंस, एक ने एक्सपेंस बुक किया, दूसरे ने इनकम बुक की, वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंट आएंगी तो आएंगी, कोई मसला नहीं है। पेमेंट तो किसकी होनी है? लीज रेंटल की। वो सेम है जो लेसी ने पे करना है, लेसर ने रिसीव करना है। तो इसलिए वो उनकी अपनी अकाउंटिंग का डिफरेंस है, जो स्टैंडर्ड के डिफरेंट होने की वजह से उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पीएनएल के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस लेसी बुक करता है और लेसर इंटरेस्ट इनकम, तो उनके पीएनएल में इनकम एक्सपेंस वो चेंज हो जाएगा। सो व्हाट, वो तो रेंटल के हिसाब से है कि पेमेंट रेंटल की होनी है, लेसी ने जो किस्त पे करनी है, लेसर ने वो रिसीव करनी है, तो वो उसमें कोई फर्क नहीं आता। पेमेंट का लड़ाई तो उस रेट के ऊपर इंटरेस्ट, वो तो पता ही कोई नहीं होता कि वो तो हमने अलग किया है कि इस रेंटल के अंदर इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है, वरना लेसी बेचारे को तो सिर्फ किस्त का ही पता है कि ये किस्त मैंने पे करनी है हर साल। ठीक है, गॉट इट जी। हाँ कर सकता है, मसला क्या है? उसकी रीवैल्यूड अमाउंट होगी, एक लाइन छोड़ोगे, रीवैल्यूड अमाउंट लिखोगे, सरप्लस लॉस आएगा, बाद वाली डेप्शन कुछ चेंज नहीं है। रीवैल्यूएशन मॉडल लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता? रीवैल्यू भी कर सकता है, हो सकता है अगर आप यूज़ कर रहे हो तो, लेकिन कभी हुआ नहीं अभी तक परचेज। हाँ जी, और पैगाम आया है, भेजो यार। किसने भेजा है यार? तुम वेले बड़े हो यार, तुम आदमी हैं। मैं अब ये पढ़ता रहूँ? जज़ाकल्लाह, ये बाद में पढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, ये ज़रूरी चीज़ है ये जी। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाहिए, पिक एंड ड्रॉप ये दे देंगे, नंबर भी अवेलेबल है हमारे पास। कोई कैंसर की सर्जरी है किसी पेशेंट की, तो अगर कोई बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला हो, मोस्टली बच्चे होते ही हैं, ये सेहत होती है इससे, ये कुछ घंटों में आपका खून पूरा हो जाता है और आपकी सेहत और अच्छी होती है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सदका है, तो अगर कोई देना चाहें तो ये क्लास के बाद ये स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये मुझे लेटर भेजा है, तो उनसे मिल लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अल्लाह पाक इनको सेहत दे यार। ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत सेहत है। थोड़ा सा ऊपर नीचे इंसान कुछ चीज़ भी हो जाए, थोड़ी सी ऊपर नीचे। एक बार मेरे ना वो स्टूडेंट लाइफ की बात है, सारा दिन धूप, छुट्टियां हुई थी, जैसे आर्टिकल्स अब पेपर्स के बाद घरों में छुट्टी होती है ना, अब हर वक्त सुबह भी मैच खेलना, दोपहर को भी मैच खेलना, रात को भी मैच खेलना, मतलब सारा दिन खेलना, फिर जो टाइम बचना उसमें कंप्यूटर पे बैठे रहना, फिर क्योंकि वरना फुल टाइम याशी कर रहा होता है ना, ये स्टूडेंट लाइफ की बात है।
तो वो इतना गर्मियाँ भी थी, मुझे याद है, तो मेरी ना एक आँख वो लाल नहीं आशोभ सा हो जाता है, वो होगी लाल। मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कहा कि तुम ना एहतियात नहीं करते हो, तो उसने दवाई डाल के ना ऊपर वो कॉटन रख के ना तो टेप लगा दी, उसने कहा ये सुबह खोलनी है। अब मैं उधर से निकला तो मुझे यूँ लगे मैं रिक्शा बन गया हूँ। अल्लाह की तरफ से, मतलब हालांकि नज़र भी आ रहा है, लेकिन ये आँख थोड़ी सी बंद हुई तो यूँ लगे पता नहीं दुनिया ही बदल गई है। तो हमें पता नहीं है हमारे पास अल्लाह की कितनी नेमतें हैं। तो सेहत बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह से मांगते रहा करो, सेहत बहुत बहुत बड़ी नेमत है। क्वेश्चन नंबर 8 का 3 पेज 59। कॉस्ट ऑफ एसेट गिवन है, इंसेप्शन ऑफ लीज गिवन है, लीज पीरियड है, एनुअल रेंटल्स इन एडवांस। ओहो, ये तो एडवांस वाला सवाल आ गया। अच्छा भला एरियर का सवाल करना था हमने, चलो कल कर लिया है ना, फर्क क्या पड़ना है, कुछ नहीं। डाउन पेमेंट है, जीआरवी है, और माशाल्लाह से यूजीआरवी भी है। अब अगर मैं इस सवाल का आपको ये बनाकर दूं टाइमलाइन, तो सबसे पहले डाउन पेमेंट आ रही है जी, कितनी? 10,000 डाउन पेमेंट आ गई। उसके बाद रेंटल्स हैं, इंस्टॉलमेंट्स या रेंटल्स, ये एडवांस में एरियर में है, तो फिर कितने कितने के? 50 का 1 2, कितने किराए हैं? 3 4, लीज टर्म, लीज पीरियड 5 साल है, और ये 5 आ गया। ठीक है, 5 किराए आ गए, लीज 5 साल की, ऐसे, ठीक है ना जी, 5 साल की लीज है, ओके, किराए एडवांस में, और फिर जीआरवी भी है और यूजीआरवी भी है। तो ये कहाँ जाएंगे? एंड पे। 4 और 3 है, सही है, कोई मसला होना नहीं चाहिए। चलें शुरू करें अब काम। और इसकी रिक्वायरमेंट को छोड़ो, उन्होंने तो कहा है बस पीवीआरपी, नहीं, हम तो एंड तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह इस सवाल को, यानी हम इंशाल्लाह एक्सटेक्स बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, तब कहीं जाके हमें सुकून आएगा। ठीक है, जर्नल एंट्रीज मैं सिर्फ ज़बानी कर दूंगा, फिर ओके, बोल देंगे जर्नल एंट्रीज फिर उनको। तो आ जाओ भाई, वर्किंग नंबर 1, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है जी? हाँ जी, प्लीज ये लिखना है, अभी याद रखना है ना इसको। ठीक है जी, लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी प्लस यूजीआरवी। अब लीज पेमेंट को तोड़ लें, लीज पेमेंट होती है, याद करने के लिए जरा कुछ दिन लिख लेंगे ना, बाद में पर्चे में ये नहीं अंग्रेजी लिखनी। डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। थोड़ा सा इधर ले आओ यार, ठीक है। अब सवाल में गिवन है डाउन पेमेंट भी 1000 में करें या नहीं? 1000 में नहीं, पहले फिगर्स बहुत छोटी हैं, ठीक है, फुल लिख लें। हाँ जी, डाउन पेमेंट कितनी है? 10,000। रेंटल्स हैं 50 हज़ार के, कितने? 5, और जीआरवी 4000, और यूजीआरवी 3000। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी बन गई टोटल? 267,000। ठीक है जी। अब नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है जी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआर। ये जान के ऐसे लंबा करके लिखो ताकि इसका आंसर अलग से लेकर चलें आप, ठीक है, प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। ठीक है। अब इसके लिए अच्छा होता है अगर हम पहले स्केड्यूल बना लें, वो लाइन लगाने की बजाय, फिर यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका। फिर मैं इंटरेस्ट निकाल लूँगा। इंटरेस्ट इनकम क्यों निकाली थी जी? पता लगा, नोट में जाके काम आई थी एंड पे, ठीक है ना।
अच्छा चले, तो वर्किंग नंबर 2 डेट, फिर इंस्टॉलमेंट्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट। वो चले ही गया बेचारा, है कल मैंने उसको इतना तंग किया लेक्चर पूरे करने, दोस्त मेरा है ना, है किसी को उसकी खबर? हाँ बस आ जाएंगे इंशाल्लाह, 1-2 दिन में आ जाएंगे। उनको खूब डराया है हमने, कल हमने नहीं डराया, स्टैंडर्ड ने खुद ही डराया होना उनको, ठीक है, लेकिन स्टिल उनको कह रहे थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी, तो उनको समझाने की जरूरत है कि थोड़ी थोड़ी तो समझ आ ही जाती है बंदे को, तो पर्चे के लिए तो नहीं समझ आ रही है, तो सारा कुछ सीखना पड़ता है जी। किस दिन स्टार्ट हो रही है जी लीज हमारी? 1 जनवरी 2010। पहली लाइन खाली, फिर एडवांस वाला सवाल है, फिर 1 जनवरी 11, तीसरा किराया 1 जनवरी 12, चौथा 1 जनवरी 13, पांचवा 1 जनवरी 14 और 31 दिसंबर 14 पे भी कुछ है, ठीक है जी। डाउन पेमेंट 10,000 है, रेंटल हैं, अच्छा 2 हैं चीज़ें, डाउन पेमेंट भी आ गई और कोई नहीं, अच्छी बात है, 10,000 प्लस 50,000 दोनों को इकट्ठा कर देंगे, खैर है। ये कितना बन गया जी 60, ठीक है जी। फिर उसके बाद 1 जनवरी 11 पर दूसरा किराया, 1 जनवरी 12 पर तीसरा, 1 जनवरी 13 पर चौथा, 1 जनवरी 14 पर पांचवा, और इधर जाकर 3,000 है, 4,000 है जीआरवी और 3,000 है यूजीआरवी। इनको भी अलग अलग पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जीआरवी है ये लीज पेमेंट का हिस्सा है, और ये जो यूजीआरवी है ये लीज पेमेंट का पार्ट नहीं है। तो जब हम नोट बनाएंगे तो जीआरवी लीज पेमेंट्स में आएगा, लेकिन फिर अगले स्टेप में रेकन्सिलिएशन में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए उस लीज, टोटल लीज रिसीवेबल के अंदर हमें यूजीआरवी ऐड करके ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इनको अलग अलग पहचान के चलना जरूरी है जी। 7,000, अच्छा रेट कहीं नहीं नजर आया, कहाँ है ये? अच्छा ओके, रेट आ गया 10%। अब देखें जी, ये 60,000 जो है ये सारे का सारा ऑलरेडी 1 जनवरी 15-10 पे मौजूद है, इसलिए इसको क्या कर दो, एज इट इज़ लिख लो, माफ़ कर दो इसको। मैंने 60,000 ही लिख लिया यहाँ से, बाकी 10,000 भी बच्चे लिख सकते हैं, बल्कि ऐसे ही कर दो। 10,000 को माफ़ कर दिया आपने, ये डाउन पेमेंट है, ठीक है, और 50,000 का पहला वाला भी वैसे जगह तंग ही है, 60 ही कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ये दोनों आ गए, ठीक है। अब 1 2 3 4 किराए हैं, ठीक है, तो 50,000 के 4 एक जैसे किराए हैं, तो उनको एन्युटी का फॉर्मूला लगा दो। कितने किराए हैं? 4 डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है। और फिर ये टोटल 4 और 3 अलग अलग रखने हैं, वजह है कहीं आगे जाके पता लगेगी। तो 1.1 रेज़ टू पावर, इसको 5 साल पीछे बुलाना है, ये 5वें साल के एंड पे पड़ा है, प्लस 3,000 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -5, ठीक है। अभी डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, पीवी ऑफ एलपी का अलग आंसर लिखना है, कहीं काम आएगा, आज ही काम आएगा इंशाल्लाह, ओके, आज शायद टेस्ट पे पहुंच जाए। अब पीवी ऑफ एलपी का आंसर क्या आया? 220977, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आ गई, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी 6.3 आ गया, और हमारे पास टोटल नेट इन्वेस्टमेंट आ गई 222 हो गया, अच्छा 222 840, ठीक है जी। तो इनको अलग रखना है, ओके। फिर ये टोटल नेट इन्वेस्टमेंट आ गई। उसके बाद अब आपने इंटरेस्ट निकालना है,
तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 267,000 माइनस नेट इन्वेस्टमेंट 222,840, इंटरेस्ट कितना निकाल लिया 4460। हाँ जी, कल वाला रिवाइज हो रहा है। चलिए, बस सवाल एडवांस वाला है और तो कोई फर्क नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होता है नेट इन्वेस्टमेंट, कितनी है जी 222840। पीवी ऑफ एलपी नहीं, कल सेम था क्योंकि क्योंकि यूजीआरवी था नहीं ना सवाल में, ठीक है। तो ये फर्क जरा ध्यान से देख के चलना है। अब इंटरेस्ट पहला कितना आ गया, एडवांस के सवाल में कोई नहीं आना, सारे का सारा ही क्या पे हो गया जी प्रिंसिपल जी 162,840, 10% लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 12912 आ गया, 37088 92036। अच्छा, वैसे तो ज़रूरत के हिसाब से अब हम इसको भी रोक सकते हैं, लेकिन वो बाद में, फ़िलहाल पहला दिन है ना, एडवांस का सवाल है, मैं वो अनअर्न्ड दोनों तरीक़ों से कराना है ना ज़रा, तो पक्का करना है आपको कि आपने टोटल अनअर्न्ड में से अर्न्ड माइनस करना है, क्योंकि लंबे सवालों के अंदर आपको सारा स्केड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं होती फिर नोट के लिए भी, ठीक है जी। बताएं जी 92 नेक्स्ट 6364, बस ये कैसे हो सकता है, इतना ही बचा है बस। चलो, तो 636 आया और यहाँ पे आ गया 6364 और यहाँ पे हो जाएगा 0 इंच। ऐसा ही है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, केड़ी सोची पै गए हो भाई। चलो जनरल एंट्रीज करते हैं। अभी तो सवाल में आईडीसी नहीं है, लेसर के सवाल में भी आएगा, अभी तो सिर्फ लेसी वाला आईडीसी आपने पढ़ा है। ये थोड़े थोड़े फासले के बाद करवाया इसलिए जाता है कि एक याद हो जाए, बाकी जब आईडीसी पूरे होंगे ना तो एक टेबल बनेगा जिसमें इस तरह से मैं आईडीसी बताऊंगा। लेसर का सवाल नॉर्मल लीज ये ट्रीटमेंट, लेसी का सवाल नॉर्मल लीज ये ट्रीटमेंट, लेसी का सवाल दूसरी जो अभी नहीं पढ़ी वो एंड पे पढ़नी है लीज, तो फिर ये ट्रीटमेंट, लेसर का सवाल फाइनेंस लीज तो ये ट्रीटमेंट, लेसर का सवाल ऑपरेटिंग लीज तो ये ट्रीटमेंट, फिर डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल तो ये, तो आईडीसी 1 बाय 1 करते जाएंगे और एंड पे जाके हम सारा इकट्ठा कर देंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके, यहाँ तक को मसला है तो बताएं, एंट्रीज कर लें फिर। अच्छा, अज्यूम करते हैं एसिड खरीदने की डेट भी गिवन है, मैं कहता हूँ जी 1 जनवरी ही है, गिवन है डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज इज 1 जनवरी 2010। अपने साल में इसको खरीदवा लिया। अब पहली एंट्री क्या होगी, पीपीई, यही इसकी कॉस्ट, यही फेयर वैल्यू ही कॉस्ट होती है ना, ठीक है। तो पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट 222,839 से, और फिर फाइनेंस लीज है। ये कैसे है, टेस्ट लगाएंगे, वो अभी टेस्ट सिखाए नहीं है, अभी बस सवाल ही वही उठाए हुए हैं जिनमें सिर्फ फाइनेंस लीज चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब फाइनेंस लीज हो तो लेसर एसिड अपनी किताबों से निकाल देता है, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, लीज रिसीवेबल डेबिट पीपीई क्रेडिट, लीज रिसीवेबल डेबिट पीपीई क्रेडिट, पहली एंट्री हो गई। ये लीज रिसीवेबल है, ये लीज लाइबिलिटी लेसी के लिए थी, लीज लाइबिलिटी का स्केड्यूल था, लेसर के लिए वही लीज रिसीवेबल का स्केड्यूल है। तो ये एंट्री पड़ी, लीज रिसीवेबल डेबिट पीपीई क्रेडिट। लेकिन असूल क्या था, लीज रिसीवेबल को किससे डेबिट करना है,
नेट इन्वेस्टमेंट से, और एसिड को किससे क्रेडिट करना है, फेयर वैल्यू से। फिलहाल ये दोनों सेम हैं, लेकिन जब नहीं होंगे सेम तो फिर काम आएगी ये बात, ठीक है। अच्छा, फिर जी एडवांस का सवाल है, तो यकम जनवरी 10 को क्या एंट्री हो रही है, कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट, कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। अब साल का एंड आएगा, कर ही ना तू एंट्रीज, 1 मिनट ही लगना है, मिटा देंगे फिर, ठीक है। यकम जनवरी 2, ये कौन सा साल चल रहा है हमारा, 31 दिसंबर 2010, ठीक है जी। तो सबसे पहले यकम जनवरी 10 पे आपने एसेट खरीदा, पीपीई डेबिट फेयर वैल्यू पर और कैश क्रेडिट 840, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस लीज है, पता नहीं अब वो कैसे डिसाइड होती है, पर फिलहाल ये तो पक्का कर लेना फाइनेंस लीज में करते क्या है, तो फिर डिसाइड भी कर लेंगे। फाइनेंस लीज है तो एसेट लेसर अपनी किताबों से एसेट निकाल देता है और उसकी जगह रिकॉर्ड करता है लीज रिसीवेबल। तो यकम जनवरी 10 पे लीज रिसीवेबल डेबिट और पीपीई क्रेडिट। लीज रिसीवेबल को नेट इन्वेस्टमेंट से डेबिट करना होता है आपने, और पीपीई को फेयर वैल्यू से। तो फेयर वैल्यू सवाल में गिवन होगी और नेट इन्वेस्टमेंट आप उठाएंगे अपनी वर्किंग 1 से। कितनी है नेट इन्वेस्टमेंट, 222, इत्तेफाक से सेम है ना, ठीक है। अच्छा 839 आ रहा था आई थिंक, वो राउंडिंग का डिफरेंस, यहाँ भी 839 ही था, आपने 840 कर दिया, ओके। समथिंग था ना वो सवाल के अंदर 839 आ रहा, ये ना कहना 1 रुपये का फ़र्क आ गया, या तो इसको भी 840 कर लो या फिर इसको 839 लिख लो। अब सारा सवाल 840 से कर लिया तो बस इसको भी 840 लिखो, राउंडिंग का डिफरेंस, ओके। अच्छा, अब एडवांस का सवाल आ गया, तो फिर यकम जनवरी 10 पर पहले किस्त तो पे कर लें, एडवांस का किराया तो पे कर लें, ये 60,000 डाउन पेमेंट और पहला रेंटल इकट्ठा ही हमने 60,000 पे किया, वो तो करा दो। तो यकम जनवरी 10 पे कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट 60,000 से। अब क्या करें, देखो भाई एडवांस के सवाल में लेसी का सवाल होता था तो हम कहते थे हमारे साल का इंटरेस्ट हमारे साल के आखिरी दिन पे नहीं हुआ, पर एक्रू तो हो गया। तो लेसर का सवाल होगा तो हमारे साल का इंटरेस्ट इनकम हमारे साल के आखिरी दिन रिसीव नहीं हुआ तो वो अगले साल के पहले दिन रिसीव हो जाएगा। तो ईयर एंड पे क्या होना चाहिए, वो रिसीवेबल। फिंगर थंब अप्रोच आई। यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 10 की बजाय यकम जनवरी 11 पे रिसीव हो रहा है, तो ये 11 वाले साल का इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट कभी भी एडवांस में रिसीव नहीं हो सकता। ये 10 वाला इंटरेस्ट है जो 11 के साल के पहले दिन जस्ट रिसीव हो रहा है, पर इसकी एंट्री 11 में नहीं करनी, इसकी एंट्री तो 10 में करनी है। तो 31 दिसंबर 10 पे आपने एक्सपेंस बुक करना है या इनकम, रिसीव हो गई या रिसीवेबल। तो रिसीवेबल की एंट्री क्या होती है, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, नाम लिख दो उसका बस, क्या चीज़ रिसीवेबल है, इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो 31 दिसंबर 2010 आया तो इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट करके इंटरेस्ट इनकम पीएनएल के अंदर रिकॉर्ड कर लोगे। इनकम रिकॉर्ड होनी ही होनी है। पैसे आ जाते तो कैश डेबिट हो जाता, नहीं आए तो रिसीवेबल डेबिट कर लिया। जैसे आप गुड्स बेचने पैसे ना आए तो एंट्री क्या करते हैं, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और अगर पैसे आ जाएं तो कैश डेबिट सेल। सेल का ताल्लुक गुड्स के जाने से था, ऐसे ही इंटरेस्ट का ताल्लुक वक्त गुजरने के साथ है। आपका दिया हुआ एसेट या आपका दिया हुआ उधार उसने 1 साल इस्तेमाल कर लिया, अब साल के एंड पे अगर वो कह देना जी मैंने लीज कैंसिल की तो एसेट के पैसे भी लेसर लेगा और इंटरेस्ट भी लेगा 1 साल का, ठीक है ना। तो इसलिए बुक हुआ, समझ आती है बात। तो बिजली के बिल की तरह से आ गया बिल, पे नहीं हुआ तब भी हमारे साल का बिल है तो हम रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, पे कर दें तो कैश क्रेडिट कर देते हैं। ये फर्क होता है ना। सैलरी इस महीने की बन गई एम्प्लॉइज की, पे कर दी तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, नहीं की तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट सैलरी पेएबल क्रेडिट, क्योंकि सर्विसेज दे चुके हैं एम्प्लॉइज। पेमेंट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्सपेंस बुक करने के लिए। एक्सपेंस बुक करना है जब वो इनकर हो चुका हो। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कब इनकर होता है, जब आप किसी से लोन लेकर उसका पैसा 1 साल कुछ अरसा इस्तेमाल कर लें तो उसकी फीस है। ऐसे ही ये इनकम का केस है, तो किसी को लोन दिया हुआ है तो उसने पैसे इस्तेमाल कर लिए तो ये इंटरेस्ट इनकम एक्रू हो गई। तो इनकम रिकॉर्ड करें जब वो अर्न कर ले। तो लेसर 1 साल का इंटरेस्ट अर्न कर चुका है, पे हो या ना हो।
अर्न हो गया, ठीक है। अब कितनी है जी, 16284 की इनकम आ गई, तो रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी जी? अच्छा नहीं होगी, बिल्कुल एडवांस वाले लेसी वाले सवाल जैसा ही है, बस वहाँ पे एक्सपेंस था, यहाँ इनकम होगी, वहाँ पेबल था, यहाँ रिसीवेबल हो गया, बस ठीक है। अब अगला साल शुरू होता है जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। तो पहली एंट्री तो नहीं होनी, एसेट कोई नहीं खरीदना उसने दोबारा, लीज पर भी दोबारा नहीं देना। हाँ, यकम जनवरी 11 को किस्त पे हुई तो कैश आ गया लेसर को, कितना? 50,000। 33,716 क्या है जी? लीज रिसीवेबल क्रेडिट 33,716, और 16,284 इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। हाँ जी, दोबारा ना इनकम बुक कर लेना। तो ये क्या है जी, जो रिसीवेबल बुक किया था वो अब रिसीव हो गया, कितना जी? 16,284। और फिर इस साल के एंड पे वही मामला फिर आ जाएगा, ये 31 दिसंबर 11 तक का इंटरेस्ट फिंगर थंब अप्रोच ने बताया ये है, लेकिन 31 दिसंबर 11 की बजाय यकम जनवरी 12 को रिसीव हो रहा है, तो 31 दिसंबर 11 पे खड़े होकर फिर रिसीवेबल बुक करेंगे। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कितना? 12912। चलो अच्छा तरह एंट्रीज भी हो गई हैं। बस मेरा दिल ये होता है कि एंट्रीज करके मैं मिटा दूं, एंट्रीज सामने होना तो एक्सट्रैक्ट्स बहुत आसानी से बनते हैं, तो मैं ये मोहताजी नहीं चाहता। ये तीनों तरह की रिक्वायरमेंट्स पूछ रहा है आपसे, सिर्फ नोट पूछ लेता है, सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स पूछ लेता है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछता है। वर्किंग इज अ मस्ट, वर्किंग से ही एंट्रीज हो रही हैं, वर्किंग से ही एक्सट्रैक्ट्स बन रहे हैं, वर्किंग से ही नोट, तो वर्किंग लाजमी करेंगे। आगे आगे 12 के साथ इसने मिक्स होना है, या फाइनल अकाउंट के सवाल में इसकी एडजस्टमेंट आती है मिसाल के तौर पे, तो वर्किंग हर जगह पे मस्ट है। IAS 12 के साथ मिक्स होगा, जब हम कर सवाल रहे होंगे IAS 12 का, लीज की एडजस्टमेंट आएगी, वर्किंग वहां पे भी होगी, ये वाली। ये जी 16284 क्या? हाँ ये, हाँ हाँ, क्या करूं? इंटरेस्ट इनकम नहीं ना, यही तो कह रहा हूं, ये इनकम पिछले साल के एंड पे बुक कर तो ली थी, ये 15 वाले साल 10 वाले साल की इनकम थी, ये 10 में रिकॉर्ड हो गई। यहाँ पर तो सिर्फ ये कैश रिसीव हुआ है। ये अभी एक्सट्रैक्ट्स बनाओगे तो ये 10 वाले साल में इनकम में आना है या 11 वाले साल में, ये तो बताओ। 10 वाले साल की इनकम है ना, तो 10 वाले साल के P&L में चली गई। अब 11 में जाकर सिर्फ ये रिसीव हुई है, ये बेसिकली ये एंट्री हुई है, अलग अलग कर लेना अगर, तो ये एंट्री, ये प्रिंसिपल कितना रिसीव हुआ है जी? 33। तो कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट 33,716 से, और ये क्या है? ये वो जो रिसीवेबल बुक किया था वो रिसीव हुआ है, कैश डेबिट इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है 16284, क्योंकि ये पिछले साल का रिसीव हुआ है रिसीवेबल, इस साल की इनकम ये जाएगी P&L में। ये देखो ना, भूल गए एडवांस वाला सवाल लेसर में आए हो तो, हमारे साल का इंटरेस्ट, इधर देखो, हमारे साल का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 10 की शाम को रिसीव हो जाता तो वो रिसीवेबल ना होता, पर वो तो यकम जनवरी 11 की सुबह रिसीव हुआ है, पर इनकम तो वो 2011 की है ना, तो इसलिए, तो सॉरी 2010 के साल की है, तो इसलिए 2010 में उसको P&L में रिकॉर्ड किया हमने। रिसीव हुई नहीं हुई, कमाल ही रिकॉर्ड करनी। इसीलिए स्पीड एक हिसाब की रखी जाती है। देखो ना, हालांकि किया हुआ सवाल है एडवांस वाला लेसी में, लेसर में आके एकदम थोड़ा सा धचका सा लग गया। हाँ जी, मिटा दूं, एंट्रीज मिटा दूं? चलें जी,
P&L में क्या जाना है? इंटरेस्ट इनकम। बैलेंस शीट में क्या जाना है? लीज रिसीवेबल, करंट नॉन करंट में टूट कर। और च्यूनक का एडवांस का सवाल है, चन्ना नच्चा, इंटरेस्ट रिसीवेबल भी आएगा। ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पहुंची है कि 2 मिनट में आप एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे। बना दें आप 31 दिसंबर 2010 का बना दें, सबसे बेस्ट। बल्कि एक्सट्रैक्ट्स आप 10 और 11 दोनों के बना दें। चले नोट 1 साल का बना लीजिएगा, ठीक है। तो 31 दिसंबर 10 और 11, ताकि जरा भाई का हाथ सीधा हो जाए। दो मिनट ज़्यादा दे दिए मैंने, वैसे मुझे लग रहा है। भाई अभी रजिस्टर खोल रहे, बल्कि निकाला है अभी बैग से, अभी खोला नहीं। ये 2 मिनट से कर ले। जो कर चुके हैं हाथ खड़ा करें। हुआ? पहले से शुरू किया हुआ था, फ्रॉड लगाते हैं। मैंने जब कहा है उससे ऑनवर्ड जिन्होंने शुरू किया, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। पर्चे में ऐसा लिखा होना चाहिए जो अगले को बस समझ आ जाए। इससे ज़्यादा सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से किया करें काम। आपस की बात है, लेसी के एक्सट्रैक्ट्स से लेसर के एक्सट्रैक्ट्स आसान है, कम काम करना पड़ता है ना। हाँ जी बादशाह, यहाँ से नज़र ठीक आता है, सीट्स ऊपर ही उड़वाई थी। शहजादे हो कर लो, शहजादी हो तुसी भी कर लो। एडा में बादशाह जी करने तो चाहिए, एटलीस्ट लीज वाले लेक्चर लें। लेक्चर नंबर कौन सा था लीज का? 11 से शुरू हुआ था, पहले वो लें। हाँ चले जाएं, जाहिर है आपको क्या समझ आनी है। हमको क्या गर्म अंडे बेचते रहे हैं इतने दिन? आपके लेक्चर पूरे हैं बेटा, सेम केस है, तो आपने क्यों नहीं बताया? ये तो शुरू में कर लें, चले 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 11 से शुरू करें, वो लेक्चर लेके यहाँ तक फिर तशरीफ़ ले आएँ। लेकिन पिछले लेक्चर एक एक करके फिर लेते रहिएगा, कोई इशू नहीं है, आराम से हो जाएगा। ये कितने बच्चों ने ऐसा किया है, लीज के लेक्चर लेके आज बैठे हैं? हाथ खड़ा करें ज़रा। 1 बस 2 3, कोई मसला हो रहा है? अब होना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ज़्यादा लेक्चर्स भी नहीं है, पिछले वाले फिर एक एक करके लेते रहिएगा साथ साथ। ये मैं चेक करने ना आता इन्होंने कोई नहीं था बताना, वो पूरी क्लास इन्होंने ले लेनी थी ऐसे ही। हो गया बेटा? चलो बस करो फिर। नहीं 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 करो करो, बस करो, ऐसे ही कहता हूँ, जल्दी मुकाओ 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 मुकाओ। नहीं मैं तो, खादिम तो करेगा ही सवाल। हाँ जी तरक्की होगी बेटा, प्रमोशन होगी। क्वेश्चन नंबर 8 का 3 हम कर रहे हैं, पेज नंबर है 59। इतना आहिस्ता ही बोला करो बस, सही से समझ ना आए, बस कोशिश ये होनी चाहिए। जी कौन कौन कर चुका है? गुड माशाल्लाह। कौन रह गया है? गलत सवाल पूछ बैठा हूँ, कौन कौन रह गया है? आमिर भाई हाथ खड़ा करें। आप रह गए ना, आपने को बनाए हैं एक्सट्रैक्ट? हाँ जी, नाम कोई नहीं है, कंपनी ABC। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं हम फॉर द ईयर एंडेड। ये बना करते हैं 31 दिसंबर 2000। मैंने 10 और 11 बोला आपको या 11-12? ठीक है, तो 11 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 31 दिसंबर 11 और उसका कंपैरेटिव 10 आ जाएगा।
उसके बाद कंपनी एबीसी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स एज ऑन 31 दिसंबर 2012 11, और फिर एज ऑन 31 दिसंबर 11 और उसका कंपैरेटिव 10। लेसर का सवाल, फाइनेंस लीज, वर्किंग में क्या जाना है, स्केड्यूल कहाँ से स्टार्ट होना है, एंट्रीज कैसे होनी है, ये तो अब रिवाइज हो गया ना अभी अभी। अब P&L में क्या जाना है, इंटरेस्ट इनकम और डेप्रिसिएशन, नहीं सिर्फ इंटरेस्ट इनकम। अब हमारा साल है 31 दिसंबर 2010। एडवांस का सवाल हो, एक बात याद कराई थी कि हमारे साल का इंटरेस्ट अगर सालाना रेंटल है तो हमारे साल का इंटरेस्ट हमारे साल के आखिरी दिन की बजाय अगले साल के पहले दिन पड़ा होगा। तो फिंगर थंब अप्रोच ने हमें ढूंढ कर दिया इंटरेस्ट, यहाँ पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वक्त गुजरेगा तो इंटरेस्ट आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे कोई इंटरेस्ट आपको नज़र नहीं आया करता, फिंगर थंब अप्रोच। फिर यकम जनवरी 10 से यकम जनवरी 11 तक साल है असल में, बेसिकली तो ये है 31 दिसंबर 10 तक का साल। तो क्योंकि एडवांस का सवाल है तो हमारे इस साल का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 10 की बजाय यकम जनवरी 11 पर रिसीव हो रहा है, तो ये दरअसल 10 के साल का इंटरेस्ट है। लेसर ने ये कमा लिया है, लेसर ने ये कमा लिया है, इसलिए इसको अभी आ नहीं लिया है पर कमा लिया है, इसीलिए इसको इनकम में बुक करेंगे। लेकिन एडवांस का सवाल है तो रिसीवेबल भी आ जाएगा। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स में लीज रिसीवेबल की जगह छोड़नी है आपने, करंट एसेट में इसके करंट पोर्शन की, और फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल। अच्छा, अब जी इंटरेस्ट इनकम 2010 वाले साल की कितनी है जी? 16284। ठीक है, और चूंकि ये एडवांस का सवाल है तो ये रिसीवेबल है, रिसीव अभी हुई नहीं है, तो ये 16284 इधर आ गया। कहाँ से लिया है जी आपने इसको? वर्किंग टू से। ठीक है, अच्छा अब अगर यही सेमी एनुअल का सवाल होता तो फिर आपको ऐसे जो लाइन लगती यूं करके, तो दो इंटरेस्ट ऐड करके आपको P&L में तो दोनों ही लेने पड़ने थे, लेकिन रिसीवेबल में सिर्फ दूसरे हाफ ईयर का रिसीवेबल होता, क्योंकि पहले 6 महीने का 7वें महीने के पहले दिन रिसीव हो जाना था। ऐसा सवाल भी किया था। अब ये क्वार्टरली हो जाएगा तो P&L में पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा। घर पे पढ़ाई छोड़ी हुई है तुमने, P&L में पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा, लेकिन रिसीवेबल सिर्फ आखिरी क्वार्टर का 3 महीने का। और अगर मंथली होगा तो P&L में पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा, लेकिन रिसीवेबल सिर्फ 1 महीने का होगा। ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर क्या जाना है जी? लीज रिसीवेबल और उसका करंट पोर्शन, यानी कि लीज रिसीवेबल को आपने बाइफरकेट करना है करंट और नॉन करंट में। तो करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल। अब इसके लिए भी आपकी वर्किंग 2 है और तरतीब वही है, अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे क्या करेंगे? लाइन लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा साल है 2010, हमारे साल के पहले ही दिन जो पेमेंट होनी थी वो हो चुकी है, तो ये हमारे साल की एक ही पेमेंट है, हमने उसके नीचे लाइन लगा दी। क्योंकि बैलेंस शीट बना रहे हैं इस वक्त तो प्रिंसिपल वाला कॉलम देखेंगे। ठीक है, और लाइन से ऊपर पेड है और नीचे पेएबल है, सॉरी रिसीवेबल कह ले, एक ही बात है। मैं अगर आप यूं कहेंगे तो मैं यूं भी कह सकता हूं, मैं तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था, कहने को तो कह जी, हाँ ठीक है, एक ही सोचना है। मैं यही सोच रहा हूँ, मैं लेसर होके भी ये सोच सकता हूँ कि लेसी ने ये पे करना है, मैं लेसर को ही सोच कर ये कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब लाइन से ऊपर पेड है, नीचे पेएबल, आप रिसीव्ड और रिसीवेबल भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसमें कोई एडवांस एरियर का चक्कर नहीं होता। एक दिन बाद भी अगर कोई चीज़ पे या रिसीव हो रही है तो वो ईयर एंड पर पे नहीं हुई या रिसीव नहीं हुई, सिंपल। तो लाइन बहुत आसान है। अब 31 दिसंबर 10 पे आप खड़े, ये आप खड़े, ठीक है, यहाँ पे खड़े होकर
अगले 1 साल के अंदर ये रिसीव हो जाएगा और ये अगले 1 साल में भी रिसीव नहीं होगा। इन सब का टोटल कर लें या इसको उठा लें, बात एक ही है, ठीक है, सही है। तो फिर वर्किंग 2 से करंट पोर्शन कितना आया 716 और नॉन करंट, ठीक है जी, आसान काम था, मुश्किल नहीं था। अब 11 वाले साल में आए तो 11 के साल का इंटरेस्ट ढूंढें, ये 11 के साल का इंटरेस्ट ये होगा, ये 11 के साल के पहले दिन 11 का इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता था, ये पिछले साल का था जिधर पे हो गया। अब 11 के साल का इंटरेस्ट 1 जनवरी 11 से ऑनवर्ड्स एक्रू होना शुरू होगा, 31 दिसंबर 11 तक का बनता है, लेकिन वो 31 दिसंबर 11 की बजाय 1 जनवरी 12 के सामने नजर आ रहा है। तो फिर कितना है इंटरेस्ट इनकम में जाना 1912 और यही क्या बन जाएगा आपका रिसीवेबल, ठीक है जी। उसके बाद आपको अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगा लेनी है, ठीक है जी। अब इससे नीचे ये क्या है करंट और ये क्या आ गया आसान जिंदगी है 37, करंट क्या है जी 37 और नॉन करंट, लो जी एक्सट्रैक्ट्स, मुश्किल आसान, तो फिर नोट तो इससे भी आसान था। कितने नोट्स बनाओगे, एक ही, क्यों, राइट ऑफ यूज का, पीपीई का। अच्छा राइट ऑफ यूज इसलिए नहीं क्योंकि इसके पास ये तो लीज पे ले नहीं रहा, लीज पर एसेट दे रहा है। अच्छा पीपीई क्यों नहीं, क्योंकि एसेट उसकी किताबों में बचा ही नहीं, ठीक है। तो फिर आएगा एक ही नोट बनेगा, कौन सा, नहीं, फाइनेंस लीज, ठीक है। अब आपके पास फिर 2 मिनट है, अब मैं फिर चक्कर लगाने आऊंगा तो उससे को और कहे सर मेरा भी लेक्चर रहता है कल वाला, लेकिन वो बैठे अब मैं सामने आ गया हूँ, अपना डिस्क्लोजर दे, अपना ये नोट सिर्फ 2010 का बना दें जी, बस 10 का मैक्सिमम, मुश्किल 10 का ही होना है। अपना स्केड्यूल देख लो ना, आगे से हट जाए, चलो ये लो।
डन जी। हाँ जी, नोट्स। कंपनी ABC नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड, बस एक ही साल का कर लें, 31 दिसंबर 2010। दिल करे तो अगला भी बना लीजिएगा। हाँ जी, नोट नंबर 3 है बेटा, ये तीसरा नोट मैं आपको इस टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ। फाइनेंस लीज, ऐसे ही मैंने नंबर लगा दिया, कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आप टोटल शुरू करें तो आप कहेंगे 38 का नोट भी बनाया हमने, तो फिर नंबर 4 करें इसको। फाइनेंस लीज नंबर 1, 3.1, द कंपनी हैज एंटर्ड into a lease agreement as a lessor. Lease term is 5 years. Rentals are payable annually in advance. काफ़ी है। फिर नंबर 2, maturity analysis, contractual undiscounted cash flows, तो 31 दिसंबर 2010 के लिए मैं ये नोट बना देता हूँ, बल्कि यहाँ पे ही लिख देते हैं यार, टॉप पे ही। अच्छा जी, अब हम 31 दिसंबर 10 पे खड़े हैं, तो 31 दिसंबर 10 पे खड़े होके एक साल के अंदर अंदर 50, एक साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर 50, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर 50, 3 साल के बाद 4 साल के अंदर अंदर 57 नहीं लेना। वेरी गुड, क्योंकि इस वक्त मैच्योरिटी एनालिसिस में हम क्या ले रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज लेसी से जो आने, यानी कि हम टोटल लीज पेमेंट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, लेस देन 1 ईयर में 50,000 आएगा। फिर 1 to 2 ईयर्स 50,000, ये आ गया। यहाँ खड़े हैं ना, एक साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, फिर 2 साल के बाद लेकिन 3 साल के अंदर अंदर, तो 2 to 3 ईयर्स 50,000 आ गया। फिर 3 साल के बाद लेकिन 4 साल के अंदर अंदर ये 50 और ये 54 आना है, तो 3 to 4 ईयर्स में आपने लिखा 50,000 प्लस 4,000, यानी आपने यहाँ पर सिर्फ क्या लेना होता है, GRV। ठीक है, ओनली GRV, UGRV इधर नहीं आ सकता। ठीक है, 54,000 आ गया, तो टोटल लीज रिसीवेबल कितना आ गया, 000। ठीक है जी, इसके बाद 3.3 में आपने रिकन्सिलिएशन बनानी है, और ये रिकन्सिलिएशन होगी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। पर अभी मेरे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की फिगर तो आई नहीं, ये क्या है, टोटल लीज रिसीवेबल, टोटल लीज रिसीवेबल अभी निकला है, तो ये एज इट इज उठाकर इधर लिखोगे, टोटल लीज रिसीवेबल 204,000, इसमें ऐड करेंगे हम UGRV, तो UGRV इधर आए। ठीक है जी, ओके जी, 3,000, और हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन गई, एक किस्त इसमें से पे हो चुकी है ना। अब इसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गई, इसमें से लेस कर देंगे हम
अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अब कल की तरह से आज भी सुकून है, ये अर्न्ड है और बाकी के सारे नीचे वाले अनअर्न्ड है ना जी। अनअर्न्ड अनअर्न्ड अनअर्न्ड, सही है ना जी। अनअर्न्ड क्या हुआ, एक्सट्रैक्ट्स भी सामने हैं। आप इस तरह से तो ना करें, आपने वही बात कर दी जो भाई ने की थी। 2010 वाले साल के अंदर क्या कोई इंटरेस्ट इनकम बुक नहीं हुई है? 16,284 तो 2010 में इनकम बुक हुई है, मतलब लेसर 2010 में ये इंटरेस्ट कमा चुका है। कौन सा वाला? क्योंकि एडवांस का सवाल है तो आपके साल का इंटरेस्ट बस आपके साल के पहले दिन नज़र आखिरी नज़र नहीं आ रहा, बल्कि अगले साल के पहले दिन नज़र आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कमाया नहीं है, ये आया नहीं है बस। तो इसका मतलब एडवांस के सवाल में आपका अर्न्ड जो है वो लाइन से नीचे पड़ा होगा। ये ना हो कहीं आप ऐसा रूल बना लें। इसीलिए मैंने कभी भी आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस या इनकम निकालने के लिए लाइन का सहारा लेने की इजाज़त नहीं दी थी, बल्कि फिंगर थंब अप्रोच पे आपको चलाया था। ऐसे ही है, इसीलिए ताकि आप साल का इंटरेस्ट ढूंढें। वो साल का इंटरेस्ट आपके साल के आखिरी दिन भी आ सकता है, अगले साल के पहले दिन भी आ सकता है। ओके, तो ठीक है ना। तो ये भी अर्न्ड है, ये भी अर्न्ड है। अब दो तरीके। तरीका 1, सारे अनअर्न्ड को प्लस करें। क्या आंसर आता है? सारे अनअर्न्ड को प्लस करें, करें करें करें। 12,912 जमा 9204 जमा 5124 जमा 636 इज इक्वल टू 27876। ठीक है जी। अब ये लंबा तरीका, शॉर्ट तरीका क्या था? आप जो लीज के स्टार्ट में अनअर्न्ड था टोटल, वो जो आपने वर्किंग 1 में निकाला था वो कितना है? 4। लीज के स्टार्ट पे ये सारा अनअर्न्ड था, एक साल गुजरा तो ये अर्न हो गया, तो फिर इस अर्न को उस टोटल में से माइनस कर दें तो बाकी 31 दिसंबर 10 की शाम को क्या होगा? अनअर्न्ड। ठीक है, तो 44,160 माइनस 284 इज इक्वल टू वही 27। लेकिन ये लंबा तरीका इसलिए सही नहीं है, अगर यही 15 साल की लीज होती तो आपको तो सारे अनअर्न्ड पहले निकालने पड़ते स्केड्यूल बना के, फिर कहीं जाके आपका नोट बनना था। तो हम अगर 10 का नोट बना रहे होंगे तो एडवांस का सवाल है तो मैक्सिमम एक आगे तक 11 बना लेंगे, उससे अगला स्केड्यूल हमें पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये इतना स्केड्यूल बना हुआ है ना आपका नोट बन गया, गौर करें। बन गया नहीं बन गया? ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया है, टोटल में से इसको माइनस कर दिया तो आपका अनअर्न्ड आ गया। दूसरे तरीके से चलने वाले जो हैं उनके लिए मसला होगा, फिर उनको सारे इंटरेस्ट निकालने पड़ेंगे, स्केड्यूल पूरा करना पड़ेगा लीज के एंड तक। जी ये माइनस हुआ और जी 124, ये आपकी आ गई जी नेट इन्वेस्टमेंट। तो ये नेट इन्वेस्टमेंट जो है ये कल की तरह से आज भी, ये देखो गलत हो गया सवाल गलत हो गया। सवाल गलत नहीं हुआ है। अभी मैं आपको 179124 दिखाने लगा हूं, तवज्जो। ये जरा मूंगफली सी जो बन गई है, इस मूंगफली को जरा टोटल करें, चेक कर लें। पर्चे में इसको प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे ही तो मैंने आपको एक दफ़ा कर दिया। पर्चे में तो बस आपने नेट इन्वेस्टमेंट निकल आई, पर वही है, बस नोट बनाएं, आगे चलें। कल लाइन के ऊपर वाली फिगर से मैच की थी नेट इन्वेस्टमेंट, आज नहीं कर रही क्योंकि एडवांस का सवाल है। दरअसल गौर फरमाए ना, तो आपका ये 16284 भी अभी रिसीवेबल है, ये रिसीव हुआ नहीं है। ठीक है ना, तो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट ये भी अमाउंट रिसीवेबल है और ये भी ईयर एंड पर रिसीवेबल था,
तो टोटल लीज रिसीवेबल मतलब नेट इन्वेस्टमेंट जो नहीं आई हुई, वो रिसीवेबल यहाँ पर नजर आना है नेट इन्वेस्टमेंट में, जो रिसीव हो गया है वो माइनस होना है इसमें से, ठीक है। तो वो आपको टोटल नजर आ रहा है। अर्न तो ये हो चुका है लेकिन अभी रिसीव चूंकि नहीं हुआ था, तो इन दोनों को ऐड करके आपकी ये फिगर मैच करेगी। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आपने ये पर्चे में नहीं करना, ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए मैंने एक बार कर दिया क्लास के अंदर, चलो पहली बार ऐसा हो जाए, ठीक है। ओके, तो ये जनाब आपका लेसर का सवाल है और फाइनेंस लीज है। और यहाँ पे हम पार्ट 1 को क्लोज कर सकते हैं जी। कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है? हाँ जी, चलें जी, पार्ट 1 क्लोज कर दें।